गीत 1970 की हिंदी फिल्म है। यह फिल्म रामानंद सागर द्वारा निर्मित और निर्देशित है। फिल्म में राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, सुजीत कुमार, मनमोहन कृष्ण आदि हैं। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। कमला यानी माला सिन्हा एक सफल मंच कलाकार है जो अपने विदुर पिता दीनदयाल यानी नासिर हुसैन के साथ दिल्ली में रहती है। वह कुंवर शमशेर सिंह यानी सुजीत कुमार के स्वामित्व वाली कंपनी में काम करती है। वो उससे शादी करना चाहता है लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ज्यादा काम के बाद कमला कुछ दिनों का अवकाश लेकर कुल्लू चली जाती है। वह वहाँ एक स्थानीय चरवाहे सरजू यानी राजेंद्र कुमार के गीत को सुनती है जो जंगल के एक पहाड़ी टीले पर लेटकर गा रहा है और वह उसके पास जाकर बैठ जाती है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। गीत सुनने के बाद सरजू कहता है, आप कौन? कमला कहती है, डरो मत, मैं एक इंसान हूँ। सरजू कहता है, मैं तो समझा था आप कोई अप्सरा हैं। फिर वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कमला उस पर मोहित हो जाती है। वे दोनों रोज मिलने लगते हैं और रोमांटिक बातें करते हैं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिलो। कमला के पिता उसे ले जाने आते हैं। कमला सरजू को बताने उसके घर जाती है लेकिन वह नहीं मिलता। वह सरजू की बहन को अपनी बात और दिल्ली का पता बताकर चली जाती है। सरजू की बहन यह खबर जंगल में सरजू को देती है। सरजू भागकर कमला के पिता की गाड़ी को जाते हुए देखता है और कमला को पुकारता है, मेरे मित्रवा। कमला अपने पिता से सरजू के बारे में बताती है और उससे शादी करना चाहती है। कमला का पिता कहता है, कुंवर से बात करने के बाद ही फैसला करेंगे। कमला कुंवर से अपनी बातें साझा करती है जिससे कुंवर का दिल टूट जाता है। कमला कहती है, मैं मजबूर हूँ और काम छोड़ दूंगी। कुंवर त्याग करते हुए कहता है, कंपनी मत छोड़ना, लेकिन अगर प्यार में धोखा मिले तो मेरे पास चले आना। कमला भावुक होकर उसके पैर छूती है और चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सरजू अपनी बहन जानकी यानी कुमकुम के साथ दिल्ली आ जाता है और वह अपनी बहन की शादी के लिए दिल्ली में कमला के घर चला जाता है। कमला कुंवर से सरजू को मिलवाती है जो पहले से ही सरजू से ईर्ष्या करता है और मंच पर उनके साथ प्रस्तुति देने से मना कर देता है, लेकिन कमला द्वारा सरजू का रूप बदलने के बाद वह मान जाता है। कमला कहती है, अगर लोगों ने सरजू को पसंद नहीं किया तो मैं नुकसान की भरपाई करूंगी। कमला और सरजू की जोड़ी स्टेज शो करती है जो एक लैला मजनू का नाटक होता है। हम तो हंसते हुए उल्फत पे फिदा हो। दोनों के स्टेज कार्यक्रम काफी पसंद किए जाते हैं। उनके शो की तारीफ अखबारों में छपती है जिसे कुंवर देखकर ईर्ष्या करता है और परेशान हो जाता है। इस बीच एक बिजनेसमैन अशोक के साथ जानकी की शादी तय की जाती है। कमला के पिता कमला और सरजू की शादी भी उसी समय करने का फैसला करते हैं। ईर्ष्या से भरा कुंवर शादी के दिन सरजू का एक्सीडेंट करवा देता है जिसमें सरजू के सिर में चोट लगने के कारण उसकी आवाज चली जाती है और वह बोल नहीं पाता। जानकी की शादी हो जाती है और उसे उसके पति के घर भेज देते हैं। कमला सरजू की देखभाल करती है। घर के नौकर आपस में बात करते हैं। कमला ने सरजू को दया करके अपने घर रख लिया है। यह बात सरजू सुन लेता है और घर जाने का फैसला करता है। वह जाने ही वाला था कि कमला सरजू को रोक लेती है और कहती है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वह विनती करती है, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। कमला कुंवर के प्रोग्राम में जाने से मना कर देती है। कुंवर उसे धमकी देता है और उसके पिता को भड़काता है। उसका पिता सरजू को छोड़ने के लिए कमला से कहता है, लेकिन कमला जवाब देती है, मैंने सरजू को अपना पति मान लिया है। अगर शादी से पहले मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं भी नहीं बोल पाती तो आप क्या करते? यह भी किसी का बेटा है। कमला के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कुंवर से साफ साफ कह देते हैं कि कमला आपके साथ काम नहीं करेगी। इस पर कुंवर गुस्से में कमला के पिता को धमकी देता है, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। इसके बाद कुंवर अपने आदमियों से कमला के पिता को मरवाने की कोई योजना बनाता है। वह कमला के पिता को चाकू मार देता है। सरजू यह सब देख लेता है और कुंवर के आदमी से लड़ाई करता है। आखिरकार चाकू मारने वाला भाग जाता है। सरजू कमला के पिता के शरीर से चाकू निकालता है, तभी कमला उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुंवर भी वहां आ जाता है। सरजू को कातिल मान लिया जाता है। कुंवर पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन कमला सरजू को पुलिस के हवाले करने से मना कर देती है। कुंवर के आदमी सरजू को बाहर ले जाकर फेंक देते हैं।
पुलिस आती है और पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है किस पर शक है? कमला कहती है किसी पर नहीं। जानकी और उसका पति कमला के घर आते हैं, लेकिन वहाँ सरजू नहीं मिलता। कुंवर कहता है कि सरजू ने ही कमला के पिता का खून किया है। कुंवर उन्हें घर से बाहर निकाल देता है और कमला से मिलने भी नहीं देता। जब सरजू जानकी के घर जाता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। वह निराश होकर वापस लौट जाता है और दर दर की ठोकरें खाने लगता है। ना क्यों भर आए। जानकी और उसका पति जब वापस घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई गूंगा आया था। वे दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। आखिरकार सरजू उन्हें मिल जाता है और वे सरजू को लेकर घर आ जाते हैं। कमला कुंवर को नाटक कंपनी में काम करने से मना कर देती है। कुंवर कहता है हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। कमला जवाब देती है मैं यह शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुंवर कहता है अगर आपको यहाँ काम नहीं करना तो हम अलग अलग शहरों में कार्यक्रम करेंगे। सबसे पहले आगरा में करेंगे। आगरा का नाम सुनकर कमला चौंक जाती है और कहती है जैसे आपकी मर्जी। जानकी का पति सरजू के बारे में जानकी से कहता है एक खूनी को घर पर रखना ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चला तो हमारी कितनी बदनामी होगी। कमला कहती है ठीक है, मैं भी उसके साथ कल चली जाऊंगी। सरजू उनकी बातें सुन लेता है और बिना बताए घर छोड़कर ट्रेन से लखनऊ चला जाता है। अगले दिन जब सरजू नहीं मिलता तो वे दोनों बहुत दुखी होते हैं। कमला की जिद पर कुंवर जानकी को कमला के पास लेकर आता है और कमला पूछती है सरजू कैसा है? तो जानकी कहती है पता नहीं, वह घर छोड़कर चला गया। उसका पति कहता है एक खूनी को कैसे घर पर रखते? इस पर कमला गुस्से में कहती है खून मेरे पिता का हुआ, तुम्हारा क्या बिगाड़ा उसने? और तुमने एक बेजुबान को घर से जाने दिया। सरजू एक कंस्ट्रक्शन मालिक लक्ष्मी नारायण यानी मनमोहन कृष्ण के काम पर पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर देता है। जब शाम को उसे पैसे मिलते हैं तो वह एक बांसुरी खरीदता है और बांसुरी बजाने लगता है। एक दिन लक्ष्मी नारायण और उसकी बेटी डेजी ईरानी आते हैं और बांसुरी की आवाज सुनकर उसके पास चले जाते हैं। उसकी बांसुरी की धुन उन्हें बहुत सुंदर लगती है। पास आकर उन्हें पता चलता है कि वह बोल नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण उसे देखकर कहता है माफ करना, हमने आपसे पत्थर तोड़ने का काम कराया। वह सरजू को अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं हम आपकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। लक्ष्मी नारायण की बेटी डेजी एक दिन सरजू को कमला और सरजू के रिकॉर्ड दिखाती है और कहती है ये बड़े गायक हैं, मैं इनके रिकॉर्ड रोज सुनती हूँ। डेजी को सरजू के नाम का पता नहीं चलता क्योंकि वह बोल नहीं सकता। फिर वह सरजू का गाया हुआ गाना सुनाती है। मेरे मितवा। लेकिन डेजी को यह नहीं पता होता कि वही सरजू है जिसे गाना रिकॉर्ड किया था। कुंवर कमला के पास आकर कहता है मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी थी ताकि तुम खुश रह सको, लेकिन तुम्हें क्या मिला? अब अगर मुझे सरजू मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कमला जानकी को फोन पर पूछती है क्या सरजू का कोई पता चला? जानकी मना कर देती है। कमला कहती है हम लखनऊ में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस पर जानकी जवाब देती है हम भी लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ मेरे पति का कुछ काम है। उधर लक्ष्मी नारायण सरजू से कहते हैं परसों आपका कार्यक्रम दूरदर्शन पर होगा जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। तभी डेजी अखबार लेकर आती है और कहती है कमला लखनऊ आ रही है और परसों उसका कार्यक्रम है। डेजी सरजू से पूछती है आप चलेंगे उसका कार्यक्रम देखने? सरजू सहमति से सिर हिला देता है। डेजी आगे कहती है परसों गुरुजी का रेडियो पर कार्यक्रम है, उसके बाद हम कमला का ड्रामा देखने चलेंगे। जानकी रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को याद करती है। तभी रेडियो पर आवाज आती है यह आकाशवाणी लखनऊ है, आज हम आपको एक ऐसे कलाकार का कार्यक्रम सुनाएंगे जो अज्ञात है, तो सुनिए एक धुन। यह सुनकर जानकी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह पहचान जाती है कि यह धुन उसके भाई सरजू की है। सरजू को कार्यक्रम के बाद उसके गीत गाने का एक चेक मिलता है। डेजी कहती है मैंने भी रौब जमा दिया है कि बांसुरी बजाने वाले मेरे गुरुजी हैं। तभी सरजू की बहन जानकी राखी लेकर आती है। एक दूसरे को देखकर दोनों भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानकी सरजू को राखी बांधती है और सरजू अपना चेक उसकी थाली में रख देता है जो उसे दूरदर्शन कार्यक्रम में मिला था। इसके बाद जानकी कमला के पास जाकर बताती है कि सरजू मिल गया है और वह तुम्हारा कार्यक्रम देखने आया है। जानकी पूछती है चलोगी मिलने? लेकिन कमला मना कर देती है नहीं, बस इतना जानना था कि वह कैसा है। उसी समय कुंवर वहां आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वह अपनी रिवॉल्वर लेकर सरजू को मारने निकल पड़ता है। कमला उसे रोकती है और कहती है उसे छोड़ दो, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। कुंवर कहते हैं तुम मुझसे शादी कर लो। कमला कुंवर से शादी करने के लिए मजबूरी में राजी हो जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
कुंवर अपने आदमियों को इशारों इशारों में सरजू को मारने का हुक्म देता है। सरजू बांसुरी बजा रहा होता है और ऊपर वाले कमरे में डेजी उसकी धुन सुनती है। तभी कुंवर के आदमी आकर सरजू को बेहोश करके उठाकर ले जाते हैं। डेजी चिल्लाती है, कोई उनको उठाकर ले गया। लक्ष्मी नारायण, जानकी, उसके पति और डेजी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस कुंवर के आदमियों का पीछा करती है। उधर कुंवर के आदमी सरजू को जंगल में ले जाते हैं। सरजू को होश आ जाता है और वह उनसे लड़ने लगता है, लेकिन पीछे से कोई उसके सिर पर चोट करता है, जिससे उसकी आवाज वापस आ जाती है। फिर वे सरजू को नदी में गिरा देते हैं। पुलिस कुंवर के आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। उधर कुंवर कमला से शादी कर रहा होता है। तभी पुलिस वहां पहुंचकर कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है। कुंवर पूछता है, किस जुर्म में? पुलिस कहती है, कमला के पिता की हत्या के जुर्म में। कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो कुंवर का आदमी था, कुंवर उसे देख लेता है, जिसे पुलिस वाले अपने साथ लेकर आए थे, और सरजू का एक्सीडेंट भी इसी ने कराया था, जिससे उसकी आवाज चली गई। कमला गुस्से में कहती है, इतना करते तुम्हारा कलेजा नहीं फटा? फिर वह सरजू के बारे में पूछती है। जानकी चुप रहती है, लेकिन पुलिस कहती है, सरजू को भी इन्हीं के आदमियों ने मारकर नदी में गिरा दिया। यह सुनकर कमला भागकर कहती है, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। वह भागते भागते नदी के किनारे पहुंच जाती है। जानकी भी उसके पीछे पीछे जाती है। कमला नदी में कूदकर जान देने वाली होती है कि नीचे से सरजू उसे देख लेता है और आवाज लगाता है, कमला कमला। कमला रुक जाती है और भागकर सरजू के पास जाती है। सरजू नदी में गिरने से बच गया था और किसी ने उसे बाहर निकाल लिया था। जानकी भी अपने भाई से चिपट जाती है और फिर तीनों एक दूसरे से लिपटकर खुशी में रोने लगते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। चांद चकोरी की प्रेम कहानी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।